नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जो जन्म है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में। इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, और इनका जो बाद में पालन पोषण करती है यानी कि धाय माँ, उनका नाम था महामनगा। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था, उस समय अकबर पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसका मृत्यु को 17 दिन तक अकबर की जानकारियों से गुप्त रखा गया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर, जो कि गुरदासपुर में पड़ता है पंजाब में, वहाँ पे मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर जो है एक अल्पायु का शासक था, यानी कि कम उम्र का था। इसके लिए इसका अंगरक्षक या फिर कहे तो संरक्षक बनता है बैरम खान। आगे यदि हम बात करें तो बैरम खान अकबर को लेकर के आगरा पहुंचता है, यानी कि जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे, क्योंकि मुगल शासक वहीं पे रहा करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही आदिल शाह सूरी, जो कि एक शेर शाह सूरी का ही एक वंशज था, उन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और विशेषकर कहा जाए तो आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ था। न केवल आगरा के ऊपर बल्कि दिल्ली के ऊपर भी उन्होंने अधिकार कर चुका था। अंततः 1556 ईस्वी को बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू के साथ, और हेमू यहाँ पर पराजय हो गया। यह युद्ध अकबर के शासनकाल में लड़ा गया पहला युद्ध था। बैरम खान की ईमानदारी को देख करके अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि भी दिया हुआ था। हेमू के विषय में अगर बात करें तो हेमू जो है दिल्ली का एक बनिया हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था, जिसे आदिल शाह सूरी के कार्यकाल में विक्रमादित्य की उपाधि भी मिला हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो बैरम खान एक शिया हुआ करता था, जबकि दिल्ली के अधिकतर जो है वो सुन्नी मुसलमान थे। और यही विवाद आगे चल करके युद्ध का एक कारण बन जाता है, जहाँ पे अकबर और बैरम खान दोनों के बीच में युद्ध होता है 1560 ईस्वी में, और इस युद्ध का नाम है तिलवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में बैरम खान पराजित होता है और यहाँ पर अकबर का विजय होता है, जिसके कारण से अकबर जो है इसके पास दो विकल्प रखता है। पहला, या तो दूर के किसी सूबा यानी कि राज्य के सूबेदार बन जाइए, या फिर जो है हज यात्रा पे चला जाए। अंततः जो है बैरम खान हज यात्रा पर जा रहा होता है, तभी गुजरात के मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दिया था। बैरम खान का बेटा का नाम था अब्दुल रहीम, जिसे बाद में खाने खाना को उपाधि भी मिलता है, और इसका पूरा नाम हो जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना। और इसकी पत्नी का नाम था सलीम बेगम, जिसे बाद में अकबर जो है विवाह भी कर लेता है। 1560 ईस्वी में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ, अपनी धाय माँ, जिनका नाम था महाम अनगा, उनके संरक्षक में चला गया और 2 वर्षों तक उनके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्ष के शासनकाल को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन, या फिर कहे तो अदका का खेल का शासन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अकबर के समय घटित घटनाओं के क्रम, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाती हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध, 1561 में मालवा विजय, 1562 में मेड़ता अभियान, 1562 में इन्होंने जो है दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, 1564 में गढ़कटंगा अभियान किया, जिसे गोंडवाना विजय भी कहा जाता है। 1564 ईस्वी में ही रानी दुर्गावती का निधन हुआ था। 1565 में हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया गया। 1568 में चित्तौड़गढ़ अभियान किया था। 1569 में रणथंभौर अभियान किया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1572 में गुजरात अभियान। 1574 में बंगाल अभियान। इसके बाद 1575 में मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत करता है। 1575 में ही इबादत खाना का शुरुआत करता है, जिसे उपासना घर भी कहा जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ। 1576 में ही एंटोनियो कैबरल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा जाता है। 1576 में गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा का रचना किया जाता है। 1577 में नौरोज त्यौहार जो है पुनः स्थापित किया जाता है अकबर के द्वारा। ध्यान हुआ कि ये नौरोज त्यौहार को बलबन के द्वारा लाया गया था। 1579 ईस्वी में धसाला प्रणाली की शुरुआत की जाती है। 1581 में काबुल अभियान करता है। 1582 में इलाही समद का शुरुआत करता है। 1583 ईस्वी में बाबरनामा के नाम से फारसी में बाबर के संस्मरण का अनुवाद किया जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा।
1586 ईस्वी में कश्मीर का समामेलन करता है, यानी कि कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1589 में लाहौर में राजा टोडरमल का निधन हो गया था। आगे यदि हम बात करें तो 1589 ईस्वी में ही तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि का पारिवारिक संकलन हिस्सा बन जाती है मुगल वंशीय शासकों का। 1589 ईस्वी में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया था। 1591 ईस्वी में सिंध विजय किया। 1592 में उड़ीसा विजय। 1601 में खानदेश अभियान, जिसे असीरगढ़ की लड़ाई भी कहा जाता है, और ये इसके कार्यकाल का एक अंतिम विजय माना जाता है। और अंततः 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु भी हो गया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2011 में, अकबरकालीन निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मेड़ता का हस्तगत करना 1562 बिल्कुल सही है। असीरगढ़ का घेरा 1601 बिल्कुल सही है। गोंडवाना विजय 1564 बिल्कुल सही है। उड़ीसा का विजय 1582 नहीं 1592 है ये, इसलिए गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 2 में, अकबर के विभिन्न उद्घोषणाओं या फिर आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें। अरेंज द वेरियस प्रोक्लामेशन और ऑर्डर ऑफ अकबर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहली बार जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ कर माफ किया जाना, चित्तौड़ का फतहनामा जारी करना, युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों, रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध। तो सबसे पहले तो डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दास प्रथा की समाप्ति पहलू करता है 1562 ईस्वी में, तो डी आ जाएगा। डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद 63 में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है, तो डी के बाद बी। डी के बाद बी जो है केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 1 में, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम अनुसार रखें। सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। तो सबसे पहले उन्होंने 1574 ईस्वी में बंगाल अभियान किया था। बंगाल के बाद काबुल गया था। तो सी के बाद डी केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीतियों के विषय में। तो अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को सम्मान मानता था। इसके कार्यकाल में जो है इबादत खाना का शुरुआत किया गया था, जिसे प्रार्थना स्थल भी कहा जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना स्थापित करवाया। पहले यह केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खुला था, लेकिन 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया। मजहरनामा, जिसे घोषणा पत्र भी कहा जाता है, मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया और इसके बाद उसने सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण किया था। इस घोषणा पत्र का प्रारूप अबुल फजल और शेख मुबारक ने 1579 ईस्वी में तैयार किया था। दीन इलाही, अकबर ने सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन इलाही, जो कि अबुल फजल के अनुसार इसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है, इसका स्थापना किया था। इसमें अकेश्वरवाद में विश्वास और शाकाहारी भोजन ग्रहण करने पर बल दिया गया है। बीरबल, जिसे महेश दास भी कहा जाता है, इसे स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था। सुलह एक कुल की नीति, इसके द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द एवं शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इस उत्सव की शुरुआत अकबर ने आगरा में किया था। अकबर ने जैन गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया हुआ था। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन जो है दान में दिया था। आगे यदि हम बात करें तो अकबर स्वयं होली, दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों को मनाता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन को स्वीकार किया। अकबर ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण से अपने बेटे का नाम सलीम रखा और प्यार से कई बार इसे शेखू बाबू भी कहा जाता है। ये सलीम वही है जिसे जहांगीर बाद में नाम दिया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2017 में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा गया है, दूसरा तर्क आर के रूप में। अभिकथन में कहा गया झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी। इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना तो खाएंगे और ना ही पिएंगे। बिल्कुल सही है। और तर्क जो है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2015 में, सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाज को अपनाया था। इसमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुंडाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 ईस्वी में अपना सिर और मूछें मुड़वा ली थी? गुलबदन बेगम, सलोमा बेगम, हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमीदा बानो बेगम। अब हम बात करते हैं अकबर के दरबार के नवरत्नों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीरबल के विषय में। इनका जो है मूल नाम था महेश दास। ये दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू या फिर कहे तो राजपूत शासक था, या फिर राजा भी कह सकते हो आप। यह अकबर के प्रधान सलाहकार जो कि न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसे 2000 का मनसब प्राप्त था। इनकी मृत्यु जो है 1586 ईस्वी में कश्मीर के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह को दबाते समय हो जाती है। अकबर ने इसे कविराज और राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हम बात करते हैं तानसेन के विषय में। तो ये अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रानू तनु पांडे था। उनकी प्रमुख रचना है मियाँ का टोपी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हारा। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे हम बात करते हैं मानसिंह के विषय में। तो ये आमेर का राजा भारमल का पोता और भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता। अकबर ने इन्हें अमीर उल उमरा यानी कि सैनिक योद्धा को उपाधि दिया है। अकबर के शासनकाल में सबसे उच्च मनसब यानी कि 7000 का मनसब, जिसे सप्त हजारी भी कहा जाता है, इसी को प्राप्त था। अब हम बात करते हैं टोडरमल के विषय में। तो ये अकबर के दरबार में भूमि और राजस्व सुधारक था। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आयन दहसाला लेकर के आया था। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था। मुल्ला दो प्याजा ये अरब का रहने वाला था, जो कि प्रमुख व्यंग्यकार या फिर कहे तो मजाकिया या फिर अपने वाक्य पटुता के लिए जाना जाता था। अब हम बात करते हैं अबुल फजल के विषय में। तो ये दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसने अकबरनामा और आयन अकबरी पुस्तक की रचना किया। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर उसकी हत्या कर दी जब वह दक्षिण से आगरा की ओर जा रहा था। फैजी यह अबुल फजल के बड़े भाई थे जो कवि के पद पर कार्य किया करते थे। इन्होंने गीता और एक गणित का पुस्तक है लीलावती, उसका फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ये बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान अधिकारी बनाया हुआ था। इसने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था और इस अनुवादित पुस्तक का नाम था बाबर नामा। अब हम बात करते हैं हकीम हुमाम के विषय में। तो ये अकबर के कार्यकाल में रसोइया का कार्य किया करता था और बावर्ची के पद पर भी कार्य किया करता था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के कहने के बावजूद भी वे नवरत्न में शामिल नहीं हुए थे। अब हम बात करते हैं अकबर के समय की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो जब्ती प्रणाली, भूमि के प्रत्येक वर्ष माप के आधार पर लगान निर्धारित करने की व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। कनकुट प्रणाली, ये उपज को ध्यान में रखकर लगान निर्धारित करने की व्यवस्था थी। आयन दहसाला, ये 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मान करके जो है लगान निर्धारित करता था। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिनमें पहला है पोजल भूमि यानी कि प्रतिवर्ष खेती की जाने वाली भूमि। प्रतिभूमि जो कि 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी उस भूमि को कहा गया है। चाचर भूमि, इसमें 4 वर्ष के अंतराल में खेती हुआ करता था। और एक था बंजर भूमि, यहाँ पर खेती ही नहीं हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो लगान वसूली के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला खालसा भूमि, ये सरकारी भूमि हुआ करता था। जागीर भूमि, ये मनसबदार को प्राप्त की गई भूमि हुआ करता था। पैबाकी भूमि, ये सरकार के अधीन रहता था, इसके द्वारा जागीरदारों के घाटों की पूर्ति की जाती थी। एक था मदद मास भूमि, ये दान भूमि हुआ करता था कि मंदिरों को दान में देना है या फिर किसी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, उसे मदद मास भूमि कहा जाता था। अब यहाँ से नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा गया है, दूसरा तर्क आर के रूप में लिखा गया है। अभिकथन में कहा गया है जब्ती हरसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरुआत किया गया था, बिल्कुल सही है। दीवान खालसा मुजफ्फर खान ने जब्ती हरसाला को खत्म करके नस्क को स्थापित किया, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। केवल ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मुगल जमींदारों के बारे में क्या सही नहीं है।
व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुगल लैंडलॉर्ड्स। सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से हटा या फिर क्या तो नियुक्त नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही है ये। एक अधिकारी अथवा जागीरदार केवल जमींदारी अधिकारों को जब्ती के लिए दरबार को अपनी सिफारिशें भेज सकता था। बिल्कुल सही है। सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटाकर उसी पुराने परिवार के सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एक मुगल जमींदार की आय इसके स्वामित्व संबंधी दावे यानी कि मालिकाना का 10% था, लेकिन गुजरात में ये 25% हुआ करता था, जिसमें 5 से 10% नाना कर जोड़ा जाता था, जो लगान एकत्रित करने के एवज में लगान अधिकारियों से वह प्राप्त करता था। बिल्कुल सही है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष यानी कि 1567 ईस्वी में मुजफ्फर खान और राजा टुडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानूनगो से खेती की जाने वाली और खेती न की जाने वाली जमीन के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। बिल्कुल सही है। कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर फसल की दर को नकद के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। बिल्कुल सही है। और तर्क जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मुहासिब, मुहासिब कहा गया खातों के निपटारा करने वाला को। मुतालिब, ये कहा गया है शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने के दावा करने वालों को, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। मुझे पता है कि ए का 3 है और बी का 4 है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। प्रमुख चित्रकार अकबर के समय में जो था उसका नाम था दसवंत, जो कि एक कहार का पुत्र हुआ करता था। दूसरा बसावन, तीसरा महेश, चौथा लाल, मुकुंद, सवाल दास, अब्दुल समद। अकबर ने अब्दुल समद को सीरे कलम की उपाधि दिया था। इसके समय में ही छवि चित्रकारी का शुरुआत किया गया था। अकबर ने आगरा में लाल किला का निर्माण करवाया और किले के अंदर जहांगीर महल और अकबरी महल का भी निर्माण करवाया था। अकबर ने कासिम खान को आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था। आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और यहाँ गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। आगे यदि हम बात करें तो 1575-76 में इसके कार्यकाल में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित किया गया था, लेकिन दक्षिण विजय के बाद इसका जो संख्या वो 15 हो जाता है। अकबर के समय सोने के सिक्का को संसब कहा जाता था, चांदी के सिक्का को जलाली कहा जाता था और तांबे के सिक्का को दाम कहा जाता था। अकबर अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखता था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी। ध्यान रखना कि अकबर एक अनपढ़ शासक था। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर शामिल थे। 1561 ईस्वी से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नगद भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थित संबंधी नियम सख्ती से लागू किया। अंततः अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया और इसकी मृत्यु के बाद सिकंदरा में इसे दफनाया गया, यानी कि आगरा वाला एरिया में। तो दोस्तों ये तो अकबर के विषय में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में और धीरे धीरे करके सभी शासकों के क्रम को एक एक करके डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब सभी शासकों को हम लोग विस्तार से समझ लेंगे तो फिर जितने भी PYQ बने पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम में UGC नेट के पेपर में, उसको हम लोग एक वीडियो में देखेंगे और इस प्रकार से पूरा मुगल एम्पायर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।